हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज नीट का पेपर था आप लोगों का। ठीक है, पेपर मैंने मंगवा लिया है और फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है आज। और आप भी अपना क्वेश्चंस मैच कर लेना। हाँ, ये भी ध्यान रखना मैं आप लोगों के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी आंसर की अभी तक शायद यूट्यूब पे भी या किसी भी साइट पे वगैरह वगैरह पे किसी पे नहीं आई है। ठीक है, तो मैं साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूँ। हो सकता है मैं कहीं गलती कर दूँ या कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो प्लीज़ इग्नोर और माफ़ करना मुझे। मतलब हो सकता है कि मेरे से भी कोई गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ध्यान रख के, थोड़ा जल्दी करने में हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ठीक ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें कहा ए बॉब इज वायर्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग विद initial speed of omega rpm. The tension in the string is t. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes। भाई साहब, एक बॉब को सर्किल में घुमाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है। ठीक है, और उसका जो स्पीड है, उसकी इनिशियल स्पीड ओमेगा दे रखी है। तो जब उसकी स्पीड ओमेगा है, उस टाइम पे रस्सी में टेंशन टी है। तो आपसे पूछा है अगर उसकी स्पीड डबल कर दे, 2 ओमेगा कर दे, तो उसकी टेंशन टी डैश कितनी हो जाएगी। बड़ा आसान सा सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक बात बताओ, जब इस पत्थर को पकड़ के हम बॉब को रस्सी से घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अंदर की जो तरफ जो टेंशन है, यही टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रहा है इसी से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जो टेंशन हो गई, जब इसकी स्पीड ओमेगा है, रेडियस आर है, और मास मान लीजिए इसका पत्थर का एम है, तो इसकी टेंशन हो गई एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसकी स्पीड को डबल कर दिया और बाकी रेडियस को सेम रखा। ठीक है, तो अब इसकी टेंशन मान लेते हैं टी डैश। तो एम को सेम रखा, पत्थर वही है, रेडियस को सेम रखा, बस ओमेगा की वैल्यू डबल कर दी, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो टेंशन हो गई टी डैश, तो टी डैश को निकाल लिया हमने यहाँ से। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। टी बटे टी डैश, एम से एम कट गया, आर से आर कट गया, ओमेगा स्क्वायर बटे में 2 ओमेगा का स्क्वायर करेंगे 4 ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा आज मेरी स्पीड फास्ट रहेगी, 1/4। तो टी डैश की वैल्यू आ गई 4t। इसका मतलब उसकी जो टेंशन है वो 4t है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4t। अच्छा, इसमें आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जैसे इसकी स्पीड जो दे रखी है वो आरपीएम में दे रखी है, इसको रेडियन पर सेकंड में करेंगे। देखो, रेडियन पर सेकंड में करोगे, यहाँ पे आरपीएम में दे रखी, दोबारा में भी इसको आरपीएम में ही रखा होगा क्योंकि उसको डबल किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों ऊपर नीचे से कट जाएंगे जब हम इनका रेशो करेंगे। तो आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में करने की कोई ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है उसकी स्पीड मान लो यहाँ पे v है, तो यहाँ पे जब पहुंचा तो यहाँ पे भी v है, स्पीड सेम है। यहाँ पे भी पहुंचा, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे भी v है। इसे कहते हैं कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। अब इस पूरे पाथ में वेलोसिटी, पहला ऑप्शन पूछा, वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी होती है जो उसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना इसकी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इसमें अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा AC, तो वो होगा mv² बटे r। देखो, रेडियस कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और v भी पूरे पाथ पे स्पीड भी कांस्टेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बैठ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ना चाहो पढ़ लो। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन वेरी करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। और वेरिंग वेलोसिटी वेरिंग एक्सेलरेशन, ये भी गलत है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। इसमें देखते हैं क्या कहा है।
इसमें कहा एक लॉजिक सर्किट है, प्रोवाइड्स द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। एक ट्रूथ टेबल दे रखी है आपको और इसमें आउटपुट वाई आ रही है, तो इनमें से बताना है एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट है। वाई मतलब कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट आ रहा है। तो इसको करने का एक तरीका है, जैसे ए की और बी की और वाई की तो ये टेबल बनी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ए डॉट बी आ रहा है, देखो यहाँ पे ए बार आ रहा है, ए डॉट बी का बार आ रहा है, ए बार आ रहा है, बी बार आ रहा है। तो ऐसे एक काम करो आप, पहले यहाँ ए बार की टेबल बना लो। तो ए की रिवर्स हो जाएगी 0 का 1, यहाँ 0 का 1, फिर इस 1 का 0, इस 1 का 0। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इस वजह से कुछ गलती होने के चांस है, अगर हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो बी का ऐसे बी बार 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। और फिर मान लीजिए हमें करना है ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी 0 डॉट 0 0 होता है, 0 डॉट 1 0 होता है, और 1 डॉट 0 0 होता है, 1 डॉट 1 1 होता है। फिर हमें निकालना है ए डॉट बी बार, ये आ रहा है इसमें, देखो ये रहा ए डॉट बी बार। तो ए और बी बार का डॉट करेंगे तो 0 डॉट 1 0 होगा, 0 डॉट 0 0 होगा, 1 डॉट बी बार है ना, 1 डॉट 1 1 होगा, और 1 डॉट 0 0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए बार कर दो। तो ए डॉट बी में ए बार प्लस करना है तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। फिर ए डॉट बी में ए बार प्लस करना है, ठीक है। फिर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और फिर 0 प्लस ए बी 1, 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही फिर आपको ए बार डॉट ए बी बार करना है। तो 1 प्लस 0 ये करना है ए डॉट बी बार प्लस ए बार। तो ए डॉट बी बार तो ये रहा, और बी बार ये रहा, नहीं ए बार सॉरी, ए बार ये रहा। तो ए डॉट बी बार के साथ ये तो 0 और प्लस 1 तो 1 हो गया, फिर 1 प्लस 0 1 हो गया, फिर 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर 0 प्लस 0 0 हो गया। अब फटाफट सॉल्व कर लो y की इसमें से किसके साथ मैचिंग कर रही टेबल। तो देखो y है यहाँ पे 1 0 1 0, ऐसा कौन सा है, ये नहीं है, देखो ये तो 1 1 1 0 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी बार 1 0 1 0 बी बार। तो ऑप्शन बैठ गया 3। बिल्कुल आसान सा सवाल था, अलग अलग देखना, थोड़ा सा बस लेंथी था फटाफट देखने के लिए, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें आपको 2 सोलेनॉइड दे रखे, ऐसे समझो 2 कॉइल दे रखी, एक कॉइल ये रही और दूसरी कॉइल ये रही, बीच में मैग्नेट है, मैग्नेट को राइट की तरफ आपने वेलोसिटी देके छोड़ दिया। तो इन्होंने कहा इन द अबव डायग्राम स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड 1, 1 से 2 की तरफ जा रही है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनॉइड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, किधर से किधर होगा। तो बहुत आसान है, जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ लेके आते हैं तो मैग्नेट का जो एंड उसकी तरफ आता है वही एंड अगर उसकी तरफ साउथ आ रहा है, साउथ लगातार उसकी तरफ चल रहा है, तो वही एंड उस सोलेनॉइड में भी बन जाएगा। तो सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट बन जाएगा और इधर भी साउथ बन जाएगा। और अगर इधर देखोगे तो इधर की जो सोलेनॉइड है आपकी लेफ्ट वाली सोलेनॉइड 1, उससे नॉर्थ एंड दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जा रहा है। तो इधर भी आपका इधर जब दूर जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर साउथ बना लेगा, और इधर रिपेल करने के लिए वो उसको साउथ बना लेगा, साउथ से साउथ रिपेल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो इधर भी साउथ बन रहा है, इधर भी साउथ। अब साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट, साउथ का मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट आप खुद से सोचो कि कोई मैग्नेट सामने से जा रही है, क्लॉकवाइज करंट है, तो इसमें करंट जो आएगा आपका वो ऐसे आएगा, ऐसे 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 करंट आएगा, क्लॉकवाइज करंट होगा ये।
एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऊपर की तरफ होता। तो इसका मतलब यहाँ से करंट चला डी से और घूम के सी की तरफ जा रहा है, डी टू सी। तो इसका आंसर बैठ रहा है डी सी, इस वाली का तो डी सी। अच्छा, इसमें जो साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब साउथ बना तो इधर भी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। अगर इधर से आप खड़े होकर देखोगे तो क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, तो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे क्लॉकवाइज इस तरह से। आप मैग्नेट की तरफ से खड़े होकर देखो तो क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो वो जा रहा है ए से बी, यहाँ जा रहा है डी से सी, यहाँ जा रहा है ए से बी। तो ए से बी एंड डी से सी, तो ऑप्शन बी से उल्टा बस यही बैठ रहा, ऑप्शन वन। तो वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पढ़ रहा हूँ। असर्शन है द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल मोमेंट दे रखा है और उसका पोटेंशियल दे रखा है। तो भाई साहब किसी भी डाइपोल से, ये डाइपोल है मान लीजिए, तो किसी भी डाइपोल के सेंटर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, इसकी एक्सिस पे, यहाँ पे हमको पोटेंशियल चेक करना है। तो उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p बटे में, सॉरी 2p नहीं, पोटेंशियल के लिए होता था p बटे में r स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के देख क्या आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10 की पावर 9, p की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर -6, और बटे में इधर देखेंगे तो r की वैल्यू कितनी देर की, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ये आंसर आ गया 9 × 10 की पावर 3 वोल्ट। और ये ना प्लस माइनस आएगा इधर, अगर 2 मीटर जाओगे तो प्लस की वोल्टेज आएगी, और इधर 2 मीटर जाओगे सेंटर से, अब ये तो बताया नहीं ना किधर जाना है, तो इधर आ जाएगी, तो इधर आ जाएगी माइनस की वोल्टेज। तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं इन्होंने कि पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों तरफ हो सकता है एक्सियल पॉइंट, तो इसलिए वोल्टेज प्लस और माइनस में आएगी। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन में दिया इन्होंने कि v का फॉर्मूला दे रखा है +- 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, नहीं यहाँ 2 नहीं होता, इसलिए रीजन इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर हो गया हमारा a इज करेक्ट बट r इज फॉल्स। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। इन्होंने कहा है ये जो शाई की वैल्यू है इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक के लिए, सबके लिए अलग अलग होती है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी छाई की जो वैल्यू होती है वो स्मॉल होती है और पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो पैरामैग्नेटिक के लिए बैठ गया, ये बैठ गया 4th के साथ मैचिंग हो गई इसकी। अच्छा, डायामैग्नेटिक के लिए ये नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है, तो उसके हिसाब से नेगेटिव और स्मॉल किसमें बैठ रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, या मैचिंग नंबर सेकंड में। भाई छाई की वैल्यू 0 और -1 के बीच में है। ठीक है, 0 और -1 के बीच में, तो छोटी है और डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक के लिए छाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हो गया 3rd के साथ, और नॉन मैग्नेटिक के लिए छाई की वैल्यू 0 होती है। बहुत ही आसान सा सवाल था, तो इस हिसाब से देख लो, ए की मैचिंग बन रही है सेकंड के साथ, ठीक है, और बी की मैचिंग बन रही है 3rd के साथ, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो, ए की मैचिंग सेकंड के साथ, बी की मैचिंग 3rd के साथ, और फिर सी की 4th के साथ, और डी की फर्स्ट के साथ, वेरी गुड। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यार ये क्वेश्चन तो ना मैंने आप लोगों को जब जेई मेन वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसमें भी कराया था, मतलब डिजिट्स चेंज है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है तो सारे उन्हीं में से ही, लेकिन ये तो क्वेश्चन सेम इसी तरीके का करा रखा मैंने। इसमें कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, वो दे रखा 0.049 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक निडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कितने में हो जाएगा, 5/20। यही हो गया इसका टाइम पीरियड 1/4 सेकेंड का, तो टाइम पीरियड आ गया टी।
ठीक है। अब इसने बोला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू दे रखी 9.8 इंटू 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निडिल के मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो वो जो आएगा आपका, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, जब भी किसी मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/m/b। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, बार बार कहा था आप लोगों से, इसको जरूर करके जाना। ठीक है, तो टी की वैल्यू तो कितनी दे रखी है आपकी 1/4 सेकेंड, 1/4 2π में आई की वैल्यू रख लो यहाँ पे। आई की वैल्यू कितनी दे रखी 9.8 इंटू 10⁻⁻6 बटे में एम तो हमें निकालना ही है मैग्नेटिक मोमेंट, इंटू बी दे रखा है 0.049। पॉइंट हटाओ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 से 98 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 1/4 बराबर आ गया 2π में ऊपर बचा 2 इंटू 10 की पावर 1 कट जाएगी यहाँ, 10⁻⁻4 और बटे में m आ गया। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लो कहीं गलती ना हो जाए। जल्दी तो कर रहा हूँ मैं, पर गलत होने के चांस लग रहे हैं। पर चलो 1/4 दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 16, ये हो जाएगा 4π² और ये हो जाएगा इंटू में 2 इंटू 10⁻⁻4 बटे में m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसे बटे में आ जाएगा 4 इंटू 2 8π² इंटू 10⁻⁻4 और बटे में ये आ जाएगा इंटू में 16 आ जाएगा, ये इंटू में 16 आ जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 10 की पावर, अच्छा उसके साथ कंपेयर कराना, चलो ठीक है। चलो इसके 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 128π² इंटू 10⁻⁻4 या 10⁻⁻4। एक मिनट, यहाँ से कितना बता रखा है इन्होंने, x की वैल्यू पूछी है कि कितनी होगी अगर यहाँ पे 10⁻⁻5 हो इसकी वैल्यू। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा x इंटू 10⁻⁻5 और 128π² इंटू 10⁻⁻4। -4 से ये कटेगा, इधर -1 बचेगी 10 की पावर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की वैल्यू 1280π² आ जाएगी। देख लेना भाई कुछ गलती ना हो जाए, वैसे मेरा यही बैठ रहा है, एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बैठ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या दिया है जरा ध्यान से देखो। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर टर्न्स, मतलब ट्रांसफॉर्मर की पता है आपको NP/NS, मतलब प्राइमरी कॉइल में कितने टर्न है और सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न है, उनका रेशो दे रखा है 1/2। तो VS/VP की वैल्यू बताओ। VS का मतलब वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में और बटे में वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में कितनी होगी। तो भाई साहब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है VS/VP बराबर NS/NP। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से VS/VP और NS/NP निकालना है, मतलब VS/VP निकालना है तो वो NS/NP के बराबर होगा। अब NP/NS तो 1:2 है, तो इसका उल्टा हो गया 2:1, तो आंसर बैठ गया 2:1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। या जल्दी में कोई गलत हो जाए तो प्लीज ठीक कर देना, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्या दिया है। वर्नियर कैलिपर के N+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के N+1 डिवीजन, मतलब N+1 वर्नियर स्केल डिवीजन, N+1 VSD इक्वल है N डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो N डिविजन्स ऑफ मेन स्केल डिविजन्स इसके बराबर है। तो आपसे पूछ लिया अगर 1 MSD 0.1 mm हो तो इसका वर्नियर कांस्टेंट बताइए। वर्नियर कांस्टेंट मतलब इसकी लीस्ट काउंट बताइए। तो देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ से 1 VSD की वैल्यू निकाल लो तो ये बटे में चला जाएगा इसके N/N+1 MSD और उठा के इसको यहाँ रख दो। तो 1 MSD माइनस N/N+1 MSD उठा के इसमें से कॉमन ले लो, ये N+1 माइनस N बटे में N+1 हो गया।
और MSD हो गया। तो n से n कट गया, आंसर आ गया 1/n+1 MSD। MSD को लिख सकते हैं हम, हमें लिखना है सेंटीमीटर में बताना है इसको, तो सेंटीमीटर में बताना है। MSD की वैल्यू देखो ये दे रखी 0.1 mm, तो वो MSD की जगह 0.1 mm है, इसको 0.01 सेंटीमीटर लिख लो, तो ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बैठ गया 1/100 इंटू n+1 सेंटीमीटर। बस, तो 100/n+1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कई बार क्वेश्चन कराए मैंने इस तरीके के आपको, क्लास में भी और वीडियो में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन का, ब्लॉक पे लगा हुआ है 3 kg एज शोन इन फिगर। मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी के मास दे रखे 2 kg 3 kg रेस्पेक्टिव। ब्लॉक स्लाइडर ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन ए ऑन बी, ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स बताना। सीधी सी बात, इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स बताना। एंड बहुत आसान है, इसको तो शॉर्टकट से कर लेंगे हम। दोनों को एक मान लो, दोनों को एक मान लोगे तो आप इसको जब इधर से धकेलोगे तो इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा ए, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला कोई फोर्स नहीं है, 0 है, और बटे में टोटल मास 5, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो अब यहाँ से 2 ये और 2 इसका मास, तो यहाँ से 2 × 2 हो गया 4 न्यूटन का फोर्स इसने यहाँ पे यूज कर लिया। देखो यहाँ पे 10 मिला था इसको, 10 में से 4 यूज कर लिया इसने, तो बचा आगे 6, तो n की वैल्यू बच्चों 6 आ गई। बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे मैंने इस टाइप के, कुछ नहीं है। जो बच्चे इस शॉर्टकट को ना समझ पाए हों, सिंपली आप वो किस तरीके से कर सकते हैं, फ्री बोर्ड डायग्राम बना के कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें कहा x = ये इक्वेशन दे रखी, SHM की इक्वेशन दे रखी है, SHM द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड वो होता है जो इसके यहाँ सामने होता है, तो इसका एम्पलीट्यूड तो है 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर, ओके। और जो इसके अंदर होता है, अंदर यहाँ पे ये टी के मल्टीप्लाई में, अब जैसे मान लो साइन ω t लिखा हुआ है, तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई ω t + 5, इसके कंपेयर कर लो, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ से पाई। अब t जो होता है वो होता है 2π/ω, तो 2π बटे में पाई, और पाई से पाई कट गया, तो ये t की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। इसका मतलब यहाँ से 2 सेकंड और 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं, कंपेयर कर लो बस इसकी इक्वेशन की x = a sin ω t + 5 के साथ। तो a तो ये आ गया, ये रहा 5, और ओमेगा की वैल्यू t के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो है पाई, ओमेगा की वैल्यू पाई आ गई, और t की वैल्यू 2π/ω होती है। आसानी से आप ओमेगा की वैल्यू रखो, 2 सेकंड आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या दे रखा है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। टर्मिनल होती है ये वाली, जैसे ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो A और B के बीच की जो वोल्टेज होती है VA - VB, ये निकाल लिया, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर बैटरी में से करंट निकल रहा है I, तो E - IR, ये फॉर्मूला होता है। और करंट अगर बैटरी के अंदर जा रहा है तो E + IR। तो अब यहाँ से करंट कितना जाएगा, मान लो I करंट गया है यहाँ से, तो करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो है 10 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 4 और 1 5, ये दोनों मिलके सीरीज में 5 हो गए, तो करंट आ गया 2 एम्पियर का। तो E - IR, E दे रखा है यहाँ पे 10 वोल्ट, E क्या है, बैटरी की वोल्टेज, तो E हो गई 10 वोल्ट, और माइनस में IR, I हो गया 2 एम्पियर, R हो गया इसका 1 ओम, तो 1, तो 10 - 2 मतलब 8 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है स्टेटमेंट 1, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर। नेचर ने हर एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर स्टेटमेंट 2, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। एटम जो होता है हर एक एलिमेंट का स्टेबल होता है और
इमिट करता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये भी करेक्ट है। एटम जो है स्टेबल होता है और जब उसको हीट किया जाता है तो वो अलग अलग तरीके के फोटोन निकालता है, उसको कहते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो वो इमिट करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, लाइट की वेलोसिटी फ्री स्पेस में सी होती है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ अबाउट द फोटोन। फोटोन का इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला, एनर्जी फोटोन की E बराबर एच न्यू होती है, बिल्कुल करेक्ट। एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है। फोटोन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी सेम होती है क्योंकि फोटोन लाइट का ही पार्टिकल है, तो दूसरा भी सही है, ए सही है, बी सही है। ठीक है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम जो होता है पी बराबर वो होता है आपका एच बटे लैम्डा। ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू अगर आप यहाँ से रखोगे या न्यू की वैल्यू रखोगे, अगर आप यहाँ से या लैम्डा की वैल्यू रख लो, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? सी बटे में न्यू, यही होती है ना, फ्रीक्वेंसी टाइम, हाँ बिल्कुल, लैम्डा की वैल्यू यही होती है, सी बटे न्यू। ऊपर पहुंच गया तो ये एच न्यू बटे में सी आ गया, तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फोटोन का मोमेंटम। चौथा स्टेटमेंट है इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है, ये भी सिखाया जाता है, तो ये भी करेक्ट है आपका चौथा स्टेटमेंट भी। पांचवा, फोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो चार सही है, ए बी सी डी ओनली, तो ऑप्शन नंबर बैठ गया 2। ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन इसका। इसमें कहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन ट्रांजिशन फ्रॉम, अगर वो 3 से वो या 2 से 3 में जा रहा है, ठीक है, या 2 से 4 में जा रहा है, और 2 से 5 में जा रहा है, 2 से 6 में जा रहा है, तो इनमें से कौन सी वेवलेंथ करेक्ट है नैनोमीटर में? तो भाई साहब वेवलेंथ का फॉर्मूला था हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू, हाइड्रोजन के लिए है ना, तो 1/n1² माइनस 1/n2²। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं जरा। अब इसमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमें असल में नैनोमीटर में चाहिए, देखो ये नैनोमीटर में दे रखी सारी लैम्डा की वैल्यू, तो हम इसको एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं। मैं इधर इसमें h इंटू सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी कर देता हूँ, आर सी एच हो जाएगा ये, या आर एच सी, दोनों तरफ एच सी की मल्टीप्लाई कर दी, और 1/n1² माइनस 1/n2²। देखो ये जो है h इंटू सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर लैम्डा को नैनोमीटर में रखें तो इसकी वैल्यू होती है 1240 अप्रोक्स, और लैम्डा को जब नैनोमीटर में रखते हैं इसकी वैल्यू, और आर सी एच ये आर था, आर सी एच की वैल्यू ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है, n1² माइनस n2², ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, तो 1/λ 1240 बटे में लैम्डा नैनोमीटर में, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1240 यहाँ से हटके और यहाँ पे चला गया ये 13.6 के बटे में 1240, ये आ गया 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ही आएगी, उल्टा कर लो अगर इसको, चलो कर लेंगे वो, तो 1/λ की वैल्यू नैनोमीटर में ही आनी है बस, ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। ये आ रहा है सॉल्व करके, इसे ऐसे ही रहने दो, देखते हैं सॉल्व करके कितना बैठ रहा है, 1240 इंटू में 1/n1², n1 कितना था यहाँ 2, तो 1/2² माइनस 1/3²। पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं जरा, मतलब पहले में कितना बैठ रहा, तो 13.6 बटे में 1240 इंटू में 1/4 1/9, तो इनका जो एलसीएम आ गया 36 आ गया, तो 9 माइनस 4, ये बच गया आपका 13.6 बटे 1240, और इंटू में 5 बटे में 36। जरा मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूँ ये कितना बैठ रहा है, इसको उल्टा कर लो, लैम्डा चाहिए ना, उल्टा 1240 ऊपर 36 भी ऊपर, और बटे में 13.6 इंटू 5, इसको देखता हूँ कितना बैठ, तो ये बैठ गया 656.4 के करीब बैठ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नैनोमीटर में आंसर है हमारे पास, तो आंसर है ये रहा, आंसर है ये रहा। अब देखो सुनो, इसकी मैचिंग तो हो गई इसके साथ, ठीक है, थर्ड के साथ।
अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, मतलब जैसे ये 2 से 3 में गया था, अब 2 से 4 में जाएगा, फिर 2 से 5 में जाएगा, फिर 2 से 6 में जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है लैम्डा की वैल्यू वो घटती चली जाएगी। तो अब इसके बाद इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 468, तो इसके लिए वैल्यू बन गई यहाँ से 468 ये वाली। और फिर 2 से 5 में जाने पर इससे इससे वैल्यू कम होगी, तो इससे कम होगी आपकी 434, और फिर 2 से 6 में जाने पर सबसे वैल्यू कम होगी, तो वो होगी 410। तो इस हिसाब से आंसर बैठ गया हमारा। ए का ऑप्शन बैठ रहा थर्ड के साथ, ए का थर्ड के साथ, बी का फोर्थ के साथ, बी का फोर्थ के साथ, वेरी गुड, सी का सेकंड के साथ, सी का सेकंड के साथ, वेरी गुड, और डी का फर्स्ट के साथ, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फटाफट करते हैं। क्या है, ए टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो ये 100 टर्न्स की कॉइल है, ठीक है, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और करंट इसमें चल रहा है, करंट I इज इक्वल टू 7 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है B। तो B का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट I बटे में 2r, किसी भी कॉइल के सेंटर पे, लेकिन ये एक टर्न की वजह से है, अगर n टर्न है तो इनटू में n भी कर दो। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 टर्न्स, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, इंटू में करंट 7 एम्पियर, और बटे में 2r, 2 इंटू में r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को बटे में 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये b की वैल्यू आ गई भाई बच्चों। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, 2 से इसको काटो 2, देखो एक 0 से एक 0 कट गई, ये ऊपर जाएगा वो बन जाएगा 1000, तो ये 7 इंटू ये ऊपर जाएगा बन गया 1000, और 10 की पावर माइनस 7, तो 10 की पावर माइनस 4 बचा, और इंटू में पाई, पाई को लिख लो 22 बटे 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 22 इंटू 10 की पावर, नहीं 2 भी रह रहा है, ये 2 भी तो रह रहा था, इंटू में 2 भी है, 10 की पावर माइनस 4, तो 44 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला बच्चों। तो आप इसको लिख सकते हैं 44 या 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला, या 4.4 मिली टेस्ला, इसको आप लिख सकते हैं। तो 4.4 मिली टेस्ला ऑप्शन नंबर 3। यार मैं फिर से कह रहा हूँ, एक आध किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन की वजह से कोई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन की वजह से अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक कर लेना अपने आप से, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इधर से देखो ये एंड गेट नैंड गेट लगा हुआ है, इधर से नॉर गेट लगा हुआ है, फिर नॉर गेट लगा हुआ है। वाई जो बनेगी इसके आउटपुट, वो इनमें से कौन सा गेट होगा। तो भाई इसके लिए आप एक काम करो, यहाँ से गया ए, दोनों की आउटपुट मतलब इनपुट सेम है ए, यहाँ पे पहुँचा ए इंटू ए, एंड गेट से क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उसके ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे ये नोट लगा हुआ है, देखो ये छोटा सा सर्किल लगा हुआ है तो नोट लगा हुआ है। ऐसे इसमें से पहुँचेगा बी, तो ये पहुँच गया यहाँ से बी और प्लस बी, और फिर पूरे का बार। अब ए डॉट ए होता है, तो ये बच गया ए का बार। ऐसे ही बी प्लस बी होता है, तो ये बच गया बी का बार। तो इधर से पहुंचा ए का बार, बी का बार, और यहाँ से पहुंचेगा ए बार प्लस बी बार, और फिर नोट लगा हुआ है, फिर पूरे के ऊपर। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम लगा के बीच में से इसके दोनों पे अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो ए बार बी बार, और फिर इनका अलग अलग बार कर दो, ये ऊपर वाले बार को बीच में से तोड़ दो, तो बीच में जो ये प्लस है ये डॉट में बन जाएगा। अब ये बन जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि ए का डबल बार ए हो जाएगा, बी का डबल बार बी, ए डॉट बी क्या आ जाएगा एंड गेट। तो ऑप्शन बैठ गया 4। ये तो मैंने क्वेश्चन कई बार कराया है, क्लास में भी कई बार कराया है यार, और वीडियो में तो हो रखे हैं ऐसे कई क्वेश्चन। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला इसमें कहा ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक एल लेंथ की वायर है, उसको 10 हिस्सों में काट दिया इक्वल। अब
आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब अगर ये 100 ओम की वायर है तो 10 हिस्सों में कटने के बाद 10 ओम के हिस्से हो जाएंगे, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, इस तरीके से होते चले जाएंगे। ठीक है, पहले 5 को तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो पहले 5 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 50 ओम हो गया, और अगले 5 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो कितना हो जाएगा, 1/10 1/10 1/10 इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा 10/5, इसमें तो 10 × 5 होता है, इसमें 10/5, ये कटा तो 2 ओम आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को फिर लास्ट में जाके फिर 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज, फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया, दोनों को ऐड कर दो तो 52 ओम आ गया। आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। तो ये डिके वाला क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूक्लियस दे रखा X और उसका एटॉमिक मास 290 और एटॉमिक नंबर 82, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला। आपको पता है अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ऊपर से तो 4 कम हो जाते हैं, तो ऊपर से कम हो गया 4 कम हो गया तो 286 बचा, और नीचे से कम हो जाएगा आपका 2 तो 80 बचा। फिर है ई प्लस का मतलब होता है, इसको प्लस बीटा डीके भी कहते हैं। तो ई प्लस का मतलब है प्लस बीटा डीके। तो प्लस बीटा डीके में होता क्या है, देखो हमारा ऊपर वाला नंबर तो सेम रहता है, तो 286 तो सेम रहेगा। ठीक है, और प्लस में ऐसे याद कर लो कि इसमें एक कम हो जाता है, तो 80 से एक कम हो गया 79। फिर माइनस बीटा डीके में ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 286 सेम रहेगा, और माइनस है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा तो 80 फिर से वापस 80 हो जाएगा। फिर माइनस बीटा डीके है, इसको माइनस बीटा डीके कहते हैं, ई माइनस को। तो इसमें ऊपर का तो नंबर सेम रहेगा और नीचे का फिर प्लस हो गया तो 81 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बैठ रहा है 286 81, 286 286 81। ठीक है, एक बात देख लेना अपने आप से भी। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या दिया है, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर, स्टील की वायर 1 मीटर दे रखी है। इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक लिमिट का मतलब कितनी स्ट्रेस वो झेल सकता है, वो दे रखा है 8 × 10⁸। तो ये समझ लो स्ट्रेस दे दी 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड यंग मॉडुलस की वैल्यू y की वैल्यू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बतानी है इसकी मैक्सिमम एलोंगेशन डेल्टा एल की वैल्यू बतानी है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, y होता है स्ट्रेस और बटे में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू है हमारे पास, रख दो 8 × 10⁸, बटे स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बटे एल, एल पहुँच गया ऊपर, और y की वैल्यू रख दो इधर 2 × 10⁻11। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा एल निकालें तो वो आ जाएगा इसके बटे में 8 × 10⁸ इंटू एल, एल कितना था 1 मीटर था, और बटे में 2 × 10⁻11। इससे इसको काटा 4, ये ऊपर जाएगा तो 4 × 10⁻³ मीटर या 4 mm कह सकते हैं हम इसको। देख लो जरा सही लिख दिया मैंने, हाँ करेक्ट है, 4 mm हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मीटर में। हाँ सही है 4 mm, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ये तो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है जिसमें सिंगल वेवलेंथ वाले होते हैं, उनको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह अगर हम वाइट लाइट डाल दें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हमें फिर वो किस तरह से दिखाई देगा पैटर्न। तो मैं आपको सीधे से बताता हूँ, जब हम वाइट लाइट डालते हैं तो फिर हमें पैटर्न में जो दिखाई देता है, सेंटर में तो सेंट्रल ब्राइट दिखाई देती है, सेंट्रल ब्राइट, और वो भी वाइट कलर की, जैसी लाइट डालोगे वैसी कलर की। और साइड में जो दिखाई देंगी ना आपको, फ्रिंज दिखाई देंगी, तो वो फ्रिंज दिखाई देंगी आपको अलग अलग कलर की। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो बैठ रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो है खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म तो नहीं होता। देयर विल बी सेंट्रल डार्क फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड। सेंट्रल डार्क नहीं बनता, सेंटर में हमेशा ब्राइट बनता है,
तो देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें कहा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाई। डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का 2t-1 दे रखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू बतानी है। एक काम करो आप, इसमें इसका डिफरेंशियल कर दो, एस का v हो जाएगा ds/dt, तो ये आ जाएगा 2। तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी देखो, ये तो कांस्टेंट है ना वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो पावर भी हमारी कांस्टेंट होगी, एफ डॉट वी हो जाएगी, एफ डॉट वी। तो फोर्स हो जाएगा आपका 5, एफ इंटू वी हो जाएगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स है 5 और इंटू वेलोसिटी है 2, आंसर आ गया 10 वॉट। 10 वॉट की पावर आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई 10 वॉट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो पहला है सोलर सेल ऑफ आई वी कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट, बिल्कुल। सोलर सेल की जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। ठीक है, फिर दूसरा, इन ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में आपको पता है करंट नहीं चलता, करंट चलता है लेकिन बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर का होता है, इज ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। बिल्कुल सही है ये भी। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। दोनों बस थोड़े से जनरल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन थे, दोनों आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें दिया टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मासेस अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। दो बॉडी है, सेम मास है एम एम, उनके बीच में अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन है। ए की वेलोसिटी v1 है, ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 वाइल बी एट रेस्ट में है। द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। फिर दोनों की मिलके जब ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी v2 हो गई। v2 और v1 का रेशो बताना है। बड़ा आसान है, एक काम करते हैं, हमें पता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों आपस में चिपक जाएंगे और उनकी कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। तो पहले वाले का मास m, वेलोसिटी v1, दूसरे वाले का मास m और वेलोसिटी 0, इनटू में बटे में मतलब m प्लस m 2m। तो आंसर आ गया, m से m कट गया, v1 बटे 2। तो ठीक है, v2 बराबर आ गया v1 बटे में 2। अब हमें पूछा था v1 बटे v2 का रेशो, तो v1 बटे v2 बराबर आ गया, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, 2:1। तो ऑप्शन बैठ गया सेकंड इज करेक्ट, 2:1। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, एक आध सवाल कोई गलत भी हो सकता है भाई, ठीक है, तो डोंट माइंड। और देख लेना, अगर कहीं इस पर गलती हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट करके कि सर आपने इस सवाल में गलती कर दी। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें दिया ए लाइट एंटर्स थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट। राइट एंगल वाला एक प्रिज्म है ये, देखो ये एंगल इसका 90 डिग्री है और 30 डिग्री पर इस पर आके लाइट गिरी। ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल चली गई यहाँ से, ओके। एंड इमर्ज अलोंग द फेस AC, AC के अलोंग ऐसे निकली, A से C के अलोंग ऐसे निकली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो ये 90 दे रखा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। देखो कैसे करोगे इसको, जब हमारे पास कोई प्रिज्म होता है, इधर से हम उसको भेजते हैं जैसे यहाँ, तो ये वाला एंगल होता है I1 और जो यहाँ से निकलता है तो ये वाला एंगल होता है I2। अंदर वाले R1 और R2 एंगल होते हैं और ये होता है A। तो R1 प्लस R2 ये तो एक इक्वल होता है और डेल्टा की वैल्यू होती है आपकी, पर यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो अब अंदर वाले ये जो एंगल हो गए ये दोनों, ये तो हो गए R1
और R2। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के इक्वल है, मतलब 90 डिग्री के इक्वल है। R1 प्लस R2 की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है। पहला इक्वेशन तो ये बन गया। अब यहाँ से स्नेल रूल लगाया जा सकता है। ये तो है 30 और इधर है I2 बराबर 90। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं स्नेल का नियम, वो था साइन I1 और बटे में साइन R1 बराबर म्यू। म्यू किसका? ये हो गया प्रिज्म का म्यू। वेरी गुड। तो यहाँ से हम एक काम कर लें, अगर I1 की वैल्यू 30 है तो साइन 30 और बटे में साइन R1 इज इक्वल टू में म्यू आ गया। ये आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। चलो यहाँ से साइन R1 की वैल्यू निकल आई। साइन R1 की जगह आप R2 भी रख सकते हैं। चलो पहले अब दूसरी बार फिर से लगा लो, यहाँ लगा लो इस बार। तो इस बार फिर से लगाएंगे हम। इस बार I का काम करेगा R2, तो साइन R2 बटे में साइन 90 और बराबर यहाँ से मीडियम 1 से 2 में गया तो ये हो जाएगा 1 बटे म्यू। इस बार 1 बटे म्यू या म्यू R2, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से म्यू की वैल्यू साइन R2। तो ये म्यू की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी देखो ये म्यू की वैल्यू आ रही थी साइन R1। अब एक काम करो आप, इसमें R1 प्लस R2 90 है, R1 प्लस R2 90 है। आप R2 की वैल्यू निकालो 90 माइनस R1, उठा के यहाँ रख दो। तो ये म्यू बराबर आ गया साइन 90 माइनस R1 और म्यू बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस R1। म्यू की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, जिससे मुझे R1 मिल जाएगा। तो साइन 30 बटे में साइन R1 इज इक्वल टू म्यू की जगह कॉस R1। इससे कुछ सॉल्व हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। चलो ये आ जाएगा यहाँ से कॉस R1, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 30 बराबर साइन R1 इंटू में कॉस R1। ये आ गया भाई। अभी इससे क्या बन सकता है, साइन 30 की वैल्यू तो हो गई 1 बटे 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, उससे क्या होगा, ऊपर बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2R1, फॉर्मूला बन गया बटे 2, 2 से 2 कट गया। वेरी गुड, हो गया काम। ये आ गया 1 बराबर साइन 2R1। साइन 2R1 की वैल्यू हो गई 2R1 बराबर 90, क्योंकि साइन 1 कहाँ पे होता है 90 पे, तो R1 इज इक्वल टू 45। R1 45 है तो R2 भी 45 हो गया, क्योंकि R1 प्लस R2 90 था। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू अगर निकालें तो म्यू का फॉर्मूला था कॉस R1। R1 की वैल्यू 45, तो कॉस 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 बटे रूट 2, जो कि आंसर कहीं भी नहीं है इसमें। दोबारा से देखना पड़ेगा भाई। ओहो, थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे हमने। क्या गलती कर दी, जरा गलती भी देख लो। ये तो सही है, हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर हो जाता मैच तो हम तो उसे लगा देते जल्दी जल्दी में। ये तो गलती होती है। यहाँ पे देखो गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये साइन R2 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, साइन R2 इज इक्वल टू में 1 बटे म्यू हो गया। ये हमने म्यू के बराबर लिख दिया था। ओके, अब यहाँ से साइन 30 और बटे में साइन R1 इज इक्वल टू म्यू की जगह लिख दो 1 बटे साइन R2। अब साइन R2 साइन R1, अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो कैसे आएगा ये। एक काम करो आप, एक काम करो, साइन 30 म्यू निकालना ना हमको, तो साइन R1 चाहिए। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, ऐसे मत लिखो, इसको लिख लो तुम ऐसे कुछ। ये आया आपके पास साइन R2, इसको साइन 90 माइनस R1 लिख लो बराबर 1 बटे म्यू। तो साइन R1 की वैल्यू आ गई कॉस R1 की 1 बटे म्यू। ये कॉस R1 की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ साइन R1। तो कोई बात नहीं, साइन 30 1 बटे 2 हो जाएगा। और कॉस R1 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, बड़ा आसान है, इसको ऐसे मान लो,
1 म्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, और ये है R1। ट्राइंगल रूल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन R1, तो साइन R1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 बटे म्यू, उठा के यहाँ रख दो, तो साइन 31 बटे 2 और बटे में अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 बटे में म्यू और बराबर म्यू। एक काम करो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऊपर गया म्यू बटे में 2 अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर म्यू, म्यू से म्यू कट गया, सिंपल आ गया ये, इसकी मल्टीप्लाई हो गई यहाँ, तो 2 अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 आ गया। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 बटे 4, इसे इधर ले जाओ, म्यू स्क्वायर बराबर 5 बटे 4, तो म्यू बराबर अंडर रूट 5 बटे 2। ऑप्शन चेक कर लो, अंडर रूट 5 बटे 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, उसमें से अगर मिल जाता हम लगा देते, गलत हो जाता सवाल, तो ऐसे गलती हो सकती है और किसी सवाल में भी, तो प्लीज़ चेक इट, ठीक है। चलो